थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट में हमने अभी तक आपको इसका मीनिंग और इसकी प्रमुख मान्यताओं के बारे में बताया था। अब हम इसे एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस सारणी में दो देश हैं, अमेरिका और ब्राज़ील। इसमें उत्पादन की श्रम लागत शराब के लिए 80 है और 90 कपड़े के लिए है। तो उसमें तुलनात्मक लागत शराब के लिए कम है। इसी प्रकार से ब्राज़ील में 120 शराब की है और कपड़े की 100 है, यानी कि कपड़े में लागत इसकी कम आ रही है। तो इसमें इस सिद्धांत के अनुसार जिस उत्पाद की लागत कम आती है वह देश उस वस्तु का उत्पादन करता है। इसलिए अमेरिका शराब का उत्पादन करेगा और ब्राज़ील कपड़े का उत्पादन करेगा और फिर इसे दूसरे देश के लिए एक्सपोर्ट करेगा। अब इसके बाद इस चित्र में आप देखेंगे कि इसमें ब्राज़ील और अमेरिका का ग्राफ बनाया गया है। उत्पादन संभाव्य रेखा बनी हुई है और ब्राज़ील और अमेरिका इन दोनों देशों के दो रेखाओं ए बी डैश और ए बी के द्वारा दिखाया गया है। ए बी रेखा अमेरिका की उत्पादन संभावना रेखा है और ए बी डैश ब्राज़ील की उत्पादन संभावना रेखा है। तो इस प्रकार से दोनों देशों में तुलनात्मक लागत देखी जाएगी, जिसकी लागत जिस उत्पाद में कम होगी वह उस वस्तु का उत्पादन करेगा। तो चित्र में हम देख रहे हैं कि अमेरिका शराब का उत्पादन कर रहा है और ब्राज़ील कपड़े का उत्पादन कर रहा है। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों में जिस वस्तु का निर्यात होगा वह उस देश के लिए कम लागत की होगी और जिस पर लागत अधिक आ रही है उस चीज़ को वो अपने देश में इंपोर्ट करेंगे। अब इसके बाद इस सिद्धांत की कुछ अर्थशास्त्रियों ने आलोचना भी की है, जैसे बर्टिल ओलेन और ग्रेहम ने इसकी आलोचना की है। सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं, श्रम लागत की मान्यता, यानी कि एजम्पशन ऑफ कॉस्ट ऑफ लेबर। इसमें श्रम के अलावा भूमि है, श्रम पूंजी है, इसका भी महत्व होता है, लेकिन इसमें इन सबको महत्व नहीं दिया गया है। दूसरा है समता नियम को मान्यता, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट। तो इसमें यह कल्पना की गई है कि उत्पत्ति समता नियम लागू होता है, जबकि देखा यह गया है कि सामान्यतः ये नियम लागू नहीं हो पाता है। कभी इंक्रीजिंग होता है और कभी डिक्रीजिंग रिटर्न ऑफ प्रोडक्शन होता है। फिर थर्ड है यातायात व्यय। इसमें जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है इसमें छोड़ दी गई है, जबकि वास्तव में ट्रांसपोर्ट कॉस्ट होती है। फोर्थ है साधनों की गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर। इस सिद्धांत में मोबिलिटी ऑफ फैक्टर को पूर्ण स्वतंत्रता बताई गई है, लेकिन ऐसे वास्तव में नहीं देखा गया है। नंबर 5 एक पक्षीय सिद्धांत, यानी वन साइडेड प्रिंसिपल है। यह सिद्धांत केवल पूर्ति पक्ष पर ही विचार करता है, मांग पक्ष पर विचार नहीं करता है। इसलिए यह सिद्धांत एक पक्षीय है, जबकि दोनों चीज़ों को महत्व देना चाहिए। नंबर 6 सुरक्षा वस्तुएं। कभी कभी कुछ वस्तु ऐसी होती है जानबूझकर जिनसे उत्पादन में कोई प्राकृतिक लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है और उन पर निर्भरता होती है, तो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन सुरक्षा की दृष्टि से भी किया जाता है। नंबर 7 लागतों को अत्यधिक महत्व, अनड्यू इम्पोर्टेंस ऑफ कॉस्ट। तो इस सिद्धांत में लागतों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जो कि उचित नहीं है। वास्तव में दो देशों के मध्य व्यापार लागत भिन्नताओं पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि आयातकर्ता और निर्यातकर्ता देश लागतों को इतनी अधिक चिंता नहीं करते हैं कि वे उनकी कीमतों की करते हैं। नंबर 8 स्वतंत्र व्यापार नीति का अभाव। तो इस सिद्धांत में एक सबसे बड़ा अभाव पाया जाता है कि इसमें स्वतंत्र व्यापार की नीति का अभाव पाया जाता है, क्योंकि यह सिद्धांत केवल दो देश और दो वस्तुओं
की मान्यता पर आधारित है, जबकि विभिन्न देशों में विभिन्न वस्तुओं का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि अर्धविकसित अर्थव्यवस्था के लिए यह सिद्धांत सुटेबल नहीं है, और इसका कारण यह है कि क्योंकि यह पूर्ण रोजगार, पूर्ण प्रतियोगिता, समान प्रतिफल के नियम पर आधारित है। लेकिन तब भी इस सिद्धांत का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि इस सिद्धांत से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी जो सूत्रबद्ध सिद्धांत है उसको प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसका अर्थशास्त्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। तो इस प्रकार संक्षेप में हमने आपको यह पूरा टॉपिक आपको बता दिया है। यदि किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं।